जय हिंद दोस्तों, क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। और लास्ट क्लास में जो ज्योग्राफी का हम क्रैश कोर्स देख रहे थे, उसमें लास्ट क्लास में हमने सोलर सिस्टम के बारे में और ब्रह्मांड वगैरह के बारे में हमने सारी चीजें डिटेल में देखी। ठीक है, अब उसी से रिलेटेड जो है कि यहाँ पे क्वेश्चन हमें करना है। इसमें एक टॉक्स आपके 50 अप्रॉक्स इसमें देखेंगे तो 56 टू 57 क्वेश्चन है, प्रश्न है जो आपके ब्रह्मांड से रिलेटेड और साथ साथ सौर मंडल से रिलेटेड प्रश्न जो है कि है प्रैक्टिस सेट में। और ज्यादातर इसमें से जो है कि आपके वनडे एग्जाम्स के लिए रेलवे, एसआई, टीजीटीपी, सॉरी रेलवे और एसआई, कांस्टेबल, जीडी, आर्मी, है ना, एसएससी वगैरह का क्वेश्चन है। साथ साथ जो है कि इसमें कुछ टेट सीटेट का भी क्वेश्चन है, तो उसी हिसाब से इसे फटाफट जो है कि देखा जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता रखा है कि ये एक तरीके से वनडे का क्रैश कोर्स टाइप का चल रहा है, जिसमें ज्यादातर आपके क्लासेस नहीं होंगी। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 20 क्लासेस होंगी हर एक सब्जेक्ट में, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं होंगी। हाँ, ये बात है कि उसमें आप प्रैक्टिस सेट भी ऐड कर दीजिए, है ना, तो प्रैक्टिस सेट ऐड कर देंगे तो वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि साथ ही साथ जो टॉपिक हम करा रहे हैं उसके साथ साथ लगभग 40-50 क्वेश्चन भी हम आपको करा रहे हैं। 50, 55, 60 क्वेश्चन का सेट भी लेके आ रहे हैं, तो बता रहे हैं कैसे आपको जो है कि परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस संदर्भ में देखेंगे तो थोड़ा सा जो है कि क्लास हो जाएगा ज्यादा, लेकिन ये कंप्लीट पैकेज है। कंप्लीट पैकेज मतलब इतना अगर आप कर लेते हो तो इधर उधर फालतू आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। छोटे एग्जाम्स में, चाहे कोई भी छोटा एग्जाम हो, आपको कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं। स्टेट हो, सीटेट हो, पेट हो, है ना, रेलवे हो, जीडी हो, एसआई हो, आर्मी हो, कांस्टेबल हो, एसएससी हो, कोई भी हो, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो, कोई भी हो, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। या फिर आप जो है जैसे जो है ना कंबाइंड पेपर करते हो, कंबाइंड पेपर मतलब कि जैसे आप टायर सेकंड के लिए, टायर थर्ड के लिए, टायर फोर्थ के लिए कंबाइंड पेपर करते हो, तो उसके लिए भी कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो बिना किसी देरी के फटाफट यही क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। चलो, प्रश्न संख्या फर्स्ट है, पहला है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, है ना। गैलीलियो, जे एल बेयर्ड, कॉपरनिकस, कैपलर। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले अध्याय से आप फाउंडेशन में जाएंगे, तो फाउंडेशन में मैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, एकदम हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी से लेके पूरा इंडियन जो है कि, और इंडियन ज्योग्राफर से लेके एस्ट्रोनॉमर से लेके पूरा जो है कि सब कुछ मैंने कब करा रखा है। तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये सारी चीजें है, ठीक है। चलिए, तो इसमें है कॉपरनिकस, ऑप्शन नंबर सी है कॉपरनिकस। कॉपरनिकस, हालांकि अगर बात करें कि जो आपके सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के अन्य जो ग्रह हैं, जैसे आपका बृहस्पति हो गया, है ना, मून के गड्ढे हो गए, मून हो गया, और क्या कहते हैं सूर्य हो गया, इसके सतह को किसने देखा था, अन्य ग्रहों को किसने देखा था, तो ये जो है कि आपका गैलीलियो हो जाएगा, है ना। लेकिन पूरे जो है कि अगर सोलर सिस्टम प्रणाली की खोज किसने की थी, तो सोलर सिस्टम प्रणाली के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कॉपरनिकस है। हालांकि अगर इंडियन ज्योग्राफर में देखेंगे, भारतीय जो है कि विद्वानों में देखेंगे तो वराह मिहिर है ना। चलिए, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल कितनी संख्या है, 7, 8, 6, 5। तो 8 है, पहले 9 हुआ करते थे, 9 से 9, उसके बाद प्लूटो को हटा दिया गया 2006 में, हटा देने के बाद 8 बचे हैं। नेक्स्ट,
तारामंडल क्या है, और इसको मैं बहुत अच्छे से बताया हूँ। तारामंडल, राशियां, नक्षत्र, ये तीनों एक ही होता है, मैं आपको बता रखा हूँ। हाँ, तो ये आ जाएगा पृथ्वी से सुदूरस्थ तारों की आकाश में एक विशेष आकृति। समुद्रस्थ है ये, सुदूरस्थ नहीं, समुद्रस्थ। ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ समदूरस्थ नहीं हो सकते, समदूरस्थ नहीं हो सकते। हमारे सौर मंडल के ग्रहों की आकाश में एक विशेष आकृति है, ग्रहों की आकृति नहीं है, ये ग्रहों की आकृति नहीं है ना। अंतरिक्ष में तारों, ग्रहों नहीं, तारों और ग्रहों उपग्रहों की नहीं बात होगी, सिर्फ तारों की बात होगी। इसमें जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है वो है आपका बी, है ना। ये समुद्रस्थ लिखा है, तो समुद्रस्थ ये थोड़ा सा गलत हो गया है, इसकी वजह से ऑप्शन गलत है। ये आपका ऑप्शन ज्यादा सही है, बी। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? मैं कई बार आपको बताया हूं कि 88 तारामंडल है ना। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, हिंदी में भी इसके बारे में मैंने बता रखा है, इसके द्वारा 88 है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? संध्या प्रकाश, उदीयमान सूरज, बहुत चमकदार चंद्रमा, और सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। ठीक है, तो इसमें से हम फटाफट अगर देखते हैं, मध्य रात्रि सूर्य, मध्य रात्रि सूर्य का मतलब हो जाएगा आपका सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, इससे रिलेटेड है। क्योंकि ध्रुवीय एक ऐसा प्रदेश है, पृथ्वी का ध्रुवीय ऐसा प्रदेश है जहाँ पे 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है ना। 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है, वहां पे ये बात होती है। तो वहां पे जब कभी कभी क्या होता है कि पूरे पृथ्वी पे रात होती है, तब भी एक ध्रुव पे जो है कि दिन का टाइम होता है, दिन का समय होता है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है मध्य रात्रि सूर्य का से रिलेटेड इसको किया जाता है। ठीक है, सूर्य की चमकीली बाह्य परत को जाना जाता है। अब जैसे सूर्य की संरचना मैंने आपको बताई थी, तो सूर्य की संरचना में मैंने आपको 6 परतें बताई थी, 3 आंतरिक बताई थी, 3 बाह्य बताई थी, है ना। तो जो चमकदार परत है उसको क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर, आयनोस्फीयर, मेसोस्फीयर और सूर्य का सूर्य के धब्बे, सॉरी कलंक, इसका कोई लेना देना नहीं है। आयनोस्फीयर मैंने कहीं आपको बताया नहीं था यहाँ पे। मेसोस्फीयर ये भी कहीं नहीं बताया है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 का ए, फोटोस्फीयर, क्या बोलते हैं उसको? फोटोस्फीयर बोलते हैं। प्रकाश मंडल, हिंदी में इसको प्रकाश मंडल। अब हिंदी और अंग्रेजी दोनों टर्म आपको पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि हिंदी में भी कभी कभी क्या हो रहा है कि अंग्रेजी का ही टर्म डाल दे रहा है। इसको कहते हैं प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल दिख तो रहा है ना? हाँ चलो, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रकाश मंडल, ठीक है। तो पूछा गया है 24 में, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? नजदीक का ग्रह कौन सा है? तो जब मैंने आपको सोलर सिस्टम बताया था, तो सोलर सिस्टम में हर एक चीज मैंने आपको बताया। हालांकि क्रैश कोर्स में थोड़ा सा जो है कि कम बताया है, जबकि अब फाउंडेशन में जाएंगे तो हमें बहुत डिटेल से मैंने 2 क्लास, सिर्फ सोलर सिस्टम पे मैंने 2 क्लास ले रखी है ना। और उसको अगर आप जो है कि और जोड़ दीजिए उसमें, जैसे आप सैटेलाइट वगैरह जोड़ दीजिए, कॉमेट वगैरह जोड़ दीजिए, एस्ट्रॉयड वगैरह जोड़ दीजिए, मेटेओर वगैरह जोड़ दिए, तो इस तरीके से देखेंगे तो मैंने सिर्फ सोलर सिस्टम का 3 क्लास ले रखा है, सन को छोड़ करके। ठीक है, तो सबसे नजदीक का कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। नेक्स्ट, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? अब जैसे मैंने आपको बताया था एक वर्ष में, है ना, कि किस ग्रह के एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, इसके अकॉर्डिंग मैंने बताया था। तो इसको अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि जो बुध का एक वर्ष होता है ना, बुध का जो एक वर्ष होता है, इस एक वर्ष में पृथ्वी का 28 दिन होता है,
ये मैंने आपको वहां पे बता रखा था। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है, यानी ऐसे ऐसे ग्रह जिनका उपग्रह नहीं है ना। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि पूरे सोलर सिस्टम को हमने दो भागों में डिवाइड कर रखा है। पूरे सोलर सिस्टम को कितने भागों में डिवाइड कर रखा है? दो भागों में डिवाइड कर रखा है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। और बाह्य ग्रह में सबके पास क्या है? सैटेलाइट है, सबके पास उपग्रह है। तो सबके पास उपग्रह है, तो बाह्य वाला जितना है सबको हटा दो, बाह्य वाला ये वरुण ये ऐसे ही खत्म हो जाएगा, है ना। अब इसी तीनों में से होगा, पृथ्वी के पास है और पृथ्वी के पास तो है ना, तो पृथ्वी इसमें नहीं दे रखा है। लेकिन मंगल के पास भी मैंने बताया था, मंगल यहाँ पे है, ये भी नहीं होगा, मंगल यहाँ पे है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा बुध और शुक्र। बुध और शुक्र, बुध और शुक्र के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। और यही फैक्ट एज इट इज यूपीएससी में पूछा गया, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सारे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? सबसे कम समय में बुध लगाता है 88 दिन में, नजदीक है तो सबसे कम समय में लगाता है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, यानी पृथ्वी के समान है? तो पृथ्वी के समान देखते हैं तो शुक्र है। शुक्र को ही जो है कि पृथ्वी की जुड़वा ग्रह, पृथ्वी की भगनी, है ना, इस तरीके की संज्ञा दी जाती है। तो इसकी संरचना काफी हद तक, पृथ्वी की संरचना और आकार काफी हद तक शुक्र के समान है, शुक्र के समान है। ठीक है, तो सी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह ये देखिए। अब ये थोड़ा सा प्रश्न घुमा के रखा है ना, घुमा के रखा है। जब मैं सोलर सिस्टम आपको बताया हूँ फाउंडेशन में, यहाँ पे तो मैं क्रैश कोर्स में उतना ज्यादा, हाँ क्रैश कोर्स में भी शायद बोला था मैंने। गॉड ऑफ ब्यूटी, गॉड ऑफ ब्यूटी बोलते हैं। वो बोलने का कारण यही है कि हमारे सोलर सिस्टम में एक ग्रह ऐसा है जो बहुत ज्यादा चमकता है, बहुत ज्यादा ब्राइटनेस उसकी जो है देखने को मिलती है। और उसका हालांकि अपना लाइट नहीं है, बट सन के रिफ्लेक्शन की वजह से, सन की लाइट जो पड़ती है तो उसके रिफ्लेक्शन की वजह से बहुत ज्यादा चमकता है ना। वो ग्रह कौन सा है आपका? शुक्र है, शुक्र है। शुक्र को ही शाम का तारा भी बोलते हैं, शाम का तारा व भोर का तारा बोलते हैं, भोर का तारा बोलते हैं, है ना। तो शुक्र को देखेंगे तो सुबह में सूर्य उदय, सनराइज से 2 घंटे पहले, और शाम को सूर्यास्त के 2 घंटे बाद आपको दिखाई देगा चमकते हुए। ठीक है, सॉरी बाद नहीं, पहले, शाम को पहले। ठीक है, तो 12 का सी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? अब ये थोड़ा सा डीप प्रश्न है, एसएससी कभी कभी इस तरह का प्रश्न पूछ लेता है ना, बहुत डीप जाके डीप फैक्ट पूछ लेता है। इतना खतरनाक फैक्ट तो जो है कि आपका क्या बोलते हैं कि आयोग लेवल पे भी नहीं पूछा जाता जितना कि एसएससी पूछ लेता है। ये है रॉबर्ट पियरी, एंडरसन और तस्मान जॉन कैवॉट। इसमें देखते हैं तो ये है आपके रॉबर्ट पियरी ने जो है कि यहाँ पे खोज की थी। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मैगलन, ए वेस्पुची, पियरी, एंडरसन। तो इसमें है आपका ऑप्शन नंबर डी, एंडरसन जो है कि पहले व्यक्ति थे जो पोल पे पहुंचे थे, साउथ पोल पे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादातर दिखाई देते हैं? पूर्व से पश्चिम में ज्यादातर दिखाई देते हैं। तारे पूर्व से पश्चिम में ज्यादातर दिखाई देते हैं, कारण क्या है? अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, तो ये इसलिए है ताकि पृथ्वी जो है क्या करती है, घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है ये,
पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यही कारण है कि तारे पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम में ज्यादातर दिखाई देते हैं, कारण यही है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, किस ग्रह को नीला का कहते हैं? ये मैंने आपको बता रखा है। ब्लू ग्रह किसे बोलते हैं? अर्थ को बोलते हैं। लिविंग प्लेनेट, जीवित ग्रह किसे बोलते हैं? पृथ्वी को बोलते हैं। ग्रीन प्लेनेट किसे बोलते हैं? पृथ्वी को बोलते हैं, है ना। ये सारा काम जो है कि होता है। पृथ्वी कहाँ पे है? ये है, ये। आगे, पृथ्वी स्थित है। अब पृथ्वी की लोकेशन है, जैसे ग्रह है ना, ग्रह है तो कई बार देखेंगे एग्जाम में ग्रहों का लोकेशन पूछ देता है। जैसे पूछ देगा कि बृहस्पति और यूरेनस के बीच में कौन सा ग्रह लोकेटेड है, या फिर उल्टा पूछ देगा कि शुक्र किन ग्रहों के बीच में लोकेटेड है, अवस्थिति। तो इसी तरीके से पृथ्वी की स्थिति पूछा है कि पृथ्वी किन ग्रहों के बीच में लोकेटेड है। पृथ्वी देखेंगे तो शुक्र और मंगल के मध्य अवस्थित है। शुक्र और मंगल के मध्य अवस्थित। इधर से देखेंगे तो ये हमारा सन हो जाएगा। सन के बाद देखेंगे तो यहाँ पे बुध हो जाएगा, बुध, है ना। बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल। और उसके बाद देखेंगे तो बाह्य ग्रह दिखाई देगा। तो पृथ्वी के बारे में पूछ रहा है, तो पृथ्वी किसके बीच में लोकेटेड है? शुक्र और मंगल के बीच में लोकेटेड है। तो शुक्र और मंगल हो जाएगा यहाँ पे। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है? सबसे नजदीक, ठीक है। सबसे नजदीक जो है कि किस दिन होती है? अब इसमें दो अवस्थिति होती है ना। दो अवस्थिति होती है पृथ्वी और सूर्य की। एक तो होती है अपसौर, सौर की स्थिति। दूसरी होती है उपसौर की स्थिति, उपसौर की स्थिति। उप मतलब क्या होता है? कम। उप मतलब कम। अप मीन्स बड़ा, ज्यादा, ज्यादा। अप मीन्स ज्यादा, है ना। तो इस चीज को याद रखिए, कम और ज्यादा। यानी कि ये कौन सी स्थिति हमसे पूछा जा रहा है? क्या पूछा जा रहा है? सूर्य के निकट कौन सी होती है स्थिति, यानी हमसे उपसौर पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? उपसौर। तो उपसौर की स्थिति कब बनेगी? उपसौर की स्थिति कब बनेगी? तो जब देखिए, याद रखिए, जब इस तरह का प्रश्न पूछे ना, तो ये देखिए साल में दो ही तारीख है। एक है आपका 3 जनवरी, और दूसरा है आपका 4 जुलाई। ठीक है। तो ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे नजदीक कौन सा पड़ेगा? जनवरी पड़ेगा। कौन सा पड़ेगा? जनवरी पड़ेगा। यानी कि सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा होगा? जनवरी, 3 जनवरी। कौन सी होगी? 3 जनवरी। और सूर्य से पृथ्वी सबसे दूर कब होगी? तो 4 जुलाई। कब होगी? 4 इधर आ गया, 4 जुलाई। ज्यादा कब होगी? 4 जुलाई। तो इस तरीके से याद आप रख रहे। उप मतलब क्या होता है? उप मतलब जैसे उप प्रधानमंत्री, उप राष्ट्रपति, उप पत्नी, इस तरीके की उपाधि है। तो उप का मतलब क्या होता है? कम पावर वाला, यानी कि कम दूरी वाला। तो सूर्य से कम दूरी मतलब कि उपसौर की स्थिति। और उपसौर की स्थिति मतलब कि अगर ईयर में देखेंगे तो जो ईयर स्टार्ट होने से सबसे नजदीक पड़ेगा, कम डिस्टेंस में पड़ेगा, वो है आपका जनवरी। कौन सा? 3 जनवरी। तो यहाँ पे क्या होगा? उपसौर होगा। क्या होगा? उपसौर होगा। ठीक है। पृथ्वी नजदीक है, लेकिन ये यहाँ पे क्या होगा? उपसौर होगा। जबकि अपसौर मतलब ज्यादा, मतलब कि ज्यादा दूरी पे, तो वो कहाँ पे होगा? 4 जुलाई। ठीक है। चलो, अब ये कॉन्सेप्ट बेस बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये इतना कॉन्सेप्ट है ना, इसमें प्रॉपर एक क्लास लगेगा आपको डिटेल में हर एक चीज समझाने में। और यहाँ पे सोचो कि हम 2 मिनट में चीजें आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझा रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। ये फाउंडेशन कोर्स का जो है कि कार्यक्रम है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न संख्या 19, इसमें देखते हैं फटाफट।
पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? अब यहाँ पे अधिकतम दूरी पूछ दिया है, अभी मैंने बताया है 4 जुलाई। कौन सा होगा? 4 जुलाई पे, है ना, यानी कि अपसौर की बात की जा रही है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो लगभग लगभग जो है कि 15 मिलियन किलोमीटर। ये मैंने आपको 150 मिलियन किलोमीटर या जो है कि बता रखा है। इसमें ऑप्शन होगा आपका डी, 149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा कर लेती है? 24 घंटे में, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में, 23 घंटा 30 मिनट में, 23 घंटा 10 मिनट और 2 सेकंड में। तो इस तरीके से जब फैक्ट की बात करते हैं, तो जब मैंने आपको क्रैश कोर्स कर, देखिए फाउंडेशन में तो मैं बताया ही हूँ, है ना, डिटेल में। वहां पे आएंगे तो पूरा डिटेल में हर एक चीज बताया हूँ। लेकिन क्रैश कोर्स कराए हैं, वहां पे भी मैं आपको इस चीज को, इस फैक्ट को बताया है कि हम सामान्यतः जो हमारी समझ है कि हमारा एक दिन की अवधि 24 घंटे की होती है, लेकिन हमारी एक दिन की अवधि 24 घंटे की नहीं होती है। मैंने आपको बता रखा है, क्या बता रखा है, कि हमारी दिन की अवधि जो है कि 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड की होती है। 4 सेकंड की होती है, लगभग लगभग 24 घंटे में 4 मिनट कम, 4 मिनट कम। और यही 4 मिनट करने जोड़ने के बाद 4 साल, 3 साल जोड़ने के बाद चौथे साल देखेंगे तो आपका लीप ईयर जुड़ता है। और उस लीप ईयर में जो है कि फरवरी जो है कि, जो आपका फरवरी है, वो आपकी 28 डे से बढ़ करके कितना हो जाएगी? आपकी 29 डे की हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, टाइम को एडजस्ट करते हैं ताकि हम एक्यूरेट चलते रहें, है ना। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे चलते हैं। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? हिकैटियस ने, हेरोडोटस ने, अरस्तु ने, इराटोस्थनीज ने। तो इसमें देखेंगे तो हालांकि ये फैक्ट मैंने बताया नहीं है, बट याद रखिए कि ये इराटोस्थनीज है। इराटोस्थनीज ने ये कार्यक्रम किया है, परिधि को मापा है पहली बार, सबसे पहले। ठीक है, चलिए आगे। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो ये है आपका बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति है। बृहस्पति है। सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन ग्रह अधिकतम समय लेता है? अधिकतम समय लेता है। अधिकतम समय लेता है। चलो, सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा में सबसे अधिकतम समय कौन लेता है? ठीक है, तो सबसे जो दूर होगा वो अधिकतम समय लेगा सामान्य तौर पे। तो इसमें देखेंगे तो जो बृहस्पति है, ये बृहस्पति जो है कि दूर है, सबसे दूर है। ये लगभग लगभग आपका 11 वर्ष के आसपास, 11 पृथ्वी वर्ष के आसपास का समय लेता है सूर्य की एक परिक्रमा करने में। ठीक है, चलिए आगे। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? हालांकि जूनो अभी भेजा नहीं गया है, भेजा जाएगा, है ना, 2026 में ये भेजा जाएगा, अभी भेजा नहीं गया है, इसलिए पहले ही जो है कि ये पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, जूनो नासा का मिशन है, इसका है, नासा का है, यानी कि यूएसए का है। भेजा कब जाएगा? 2026 में। और कहां भेजा जाएगा? तो बृहस्पति के लिए।
किस ग्रह के लिए भेजा जाएगा? ये बृहस्पति के लिए, बृहस्पति के लिए भेजा जाने वाला पहला मिशन। आगे, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? इसके शनि ग्रह पे जो बाद के जितने भी ग्रह है ना, जैसे आपका सैटर्न यानी कि शनि हो गया, यूरेनस यानी अरुण हो गया, और नेपच्यून यानी वरुण हो गया, तो इन तीनों ग्रहों पे देखेंगे, तीनों ग्रहों की बात करें, तीनों ग्रहों के जो आपके वायुमंडल का कंपोजिशन है, उस कंपोजिशन में मीथेन गैस सर्वाधिक पाई जाती है। कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? मीथेन गैस बहुत ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है। तो मीथेन गैस यहाँ पे भी शनि ग्रह पे भी सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, चलिए। सूर्य ग्रहण के दौरान, सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में, ये बीच में थोड़ा सा ये गड़बड़ हो रखा है, ये सेटिंग है ना, बीच में, बीच में सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। इसमें सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण पृथ्वी आ जाती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में ठीक अधिक दूरी पर चंद्रमा आ जाता है। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। और ये घटना घटित कब होगी? अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन। कब घटित होगी? अमावस्या के दिन। ठीक है, चलिए। अमावस्या मतलब ब्लैक मून, ब्लैक मून के दिन। ग्रह क्या है? ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते हैं। प्रकाशमान नहीं होगा, ग्रह प्रकाशमान नहीं होते हैं, ऐसे प्रकाशमान नहीं होते हैं। ग्रह प्रकाशमान, ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। जब प्रकाश नहीं है तो टिमटिमाएंगे कहाँ पे? जब प्रकाश नहीं है तो टिमटिमाएंगे नहीं। टिमटिमाने का काम कौन करते हैं? सिर्फ तारे करते हैं, क्योंकि तारों के पास अपना प्रकाश होता है। तो प्रकाश के कारण वो क्या होते हैं? टिमटिमाते हुए हमें प्रतीत होते हैं। जबकि ग्रहों के पास कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, इसलिए वो टिमटिमाते भी नहीं है। हाँ, रिफ्लेक्शन होता है, जो सनलाइट पड़ती है उसका रिफ्लेक्शन होता है, तो चमकते हुए प्रतीत होते हैं, बट टिमटिमाते नहीं। मंगल की परिक्रमा कक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। मंगल की कक्षा में चीन, पाकिस्तान, भारत और जापान। भारत। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश कौन सा है? भारत है। निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए, नीचे दिए गए कूट का सही। अब देखिए, ये आकार के क्रम में देखना है ना, आकार के क्रम में। अब जैसे आपका यूरेनस है और बृहस्पति है, यूरेनस है, पृथ्वी और शनि है। अब इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, जब आपको मैं आउटर प्लेनेट और इनर प्लेनेट बताया, वहां पे मैंने ये भी बताया कि जो आपके बाह्य ग्रह हैं वो बड़े ग्रह हैं, गैसीय उनकी संरचना है, गैस से बने हुए हैं, और बड़े ग्रह हैं, सबके पास अपने उपग्रह हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में उपग्रह है, और सबके आसपास छल्ले चारों तरफ। तो यानी कि
इनर प्लेनेट की बात करें तो सिर्फ पृथ्वी ही है, आंतरिक ग्रह की बात करते हैं तो सिर्फ पृथ्वी है, यानी कि पृथ्वी सबसे छोटी होगी, पृथ्वी सबसे क्या होगी। अब देख लीजिए 3 लास्ट में आना चाहिए, तो ये कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, अब 2 ही हमारा बच गया। अब सबसे बड़ा कौन सा होना चाहिए, बृहस्पति, यानी 1 नंबर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। बृहस्पति सबसे बड़ा है, उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद पृथ्वी। तो इस तरीके से देखने में ये थोड़ा सा बड़ा हमें दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, बट बड़ा है नहीं, है ना। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह का माना जाता है, मैंने अभी बताया है, जुड़वा ग्रह, भगनी ग्रह किसको बोला जाता है, समान संरचना वाला ग्रह शुक्र को बोला जाता है। किसे बोला जाता है, शुक्र को बोला जाता है। 22 एसएससी में पूछा गया, एसएससी में पूछे जाने वाले प्रश्न ज्यादा है यहाँ पे, और भी हैं, आरआरबी में भी पूछे गए हुए हैं, रेलवे में भी है ना, अन्य एग्जाम में भी पूछे गए। अन्य एग्जाम में भी पूछे गए प्रश्न है, बट एसएससी के प्रश्न ज्यादा है। ठीक है, लास्ट में मैं आपको सीटेट के भी प्रश्न यहाँ पे ऐड कर रखे हैं थोड़े से। चलिए आगे चलते हैं। सूर्य के बाह्यतम परत को, सूर्य के बाह्यतम परत को, बाह्यतम मतलब सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं, वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, कोरोना, स्थल मंडल। स्थल मंडल तो पृथ्वी से संबंधित है, ये ऐसे ही खत्म हो जाएगा। वर्ण सबसे बाह्य मंडल में सबसे निचला मंडल देखेंगे तो वर्ण मंडल आएगा, उसके बाद प्रकाश मंडल आएगा, और सबसे लास्ट में जो कोरोना होता है, क्राउन होता है, जिसे किरीट बोलते हैं, इसे क्राउन ऑफ द सन भी बोलते हैं, इसे डायमंड रिंग ऑफ सन भी बोलते हैं। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं, सॉरी, प्रकाश मंडल, सबसे पहले प्रकाश मंडल आएगा, और उसके पास में ही हल्का सा ग्रीन टाइप का होता है आपका वर्णमंडल, और उसके बाद लास्ट होता है आपका कोरोना। तो 3 ये जो है कि संरचनाएं होती है। सबसे बाह्य की बात करेंगे, बाह्यतम परत की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, कोरोना, जिसे किरीट भी बोलते हैं हिंदी में। एक ग्रह की अपने अक्ष से सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, सबसे कम दूरी की बात करते हैं। अभी मैंने इससे रिलेटेड बताया, उसको क्या कहते हैं, ग्रह की बात कर रहे हैं, सूर्य से दूरी की, ठीक तो है, उपसौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपसौर बोलते हैं। छोटे से जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, उसको अगर अच्छे से दिमाग में बिठा लिए एक बार तो काम आपका फिट हो जाएगा। चलिए आगे। अब ये प्रश्न थोड़े से शब्दों से खेलने वाले हैं। अनंत व विषुव, अनंत व विषुव के संबंध में दिए गए अनंत व विषुव के संबंध में दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। इसका मतलब ये हो गया, मैंने आपको बताया था कर्क रेखा जो ऊपर भारत से गुजरती है, उसके बाद आपका भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत वृत्त, उसके बाद आपका मकर रेखा, और मैंने ये भी बताया था कि जो सूर्य है इन्हीं दो रेखाओं के बीच में, कर्क और मकर रेखाओं के बीच में जो है ये क्या घूमता रहता है, ट्रेवल करता है। तो कभी वो सीधे आपके विषुव रेखा पे यानी कि भूमध्य रेखा पे होता है, 2 बार ऐसा डेट आता है जब वो विषुवत रेखा पे होता है, 1 बार डेट आता है जब मकर रेखा पे होता है, 1 बार डेट आता है जब कर्क रेखा पे आता है। तो यही यहाँ पे मैचिंग में दे रखा है, 31 मार्च को भूमध्य रेखा पे होता है जो बिल्कुल सही है ना। 21 जून को कर्क रेखा पे होता है, सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, बिल्कुल सही है, इसी दिन योगा दिवस मनाया जाता है ना। और 22 दिसंबर को मकर रेखा पे होता है, ये भी बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। 23 सितंबर को उत्तरी, मैंने बताया कि ध्रुव पे कभी जाता ही नहीं, सन कभी ध्रुव पे जाता ही नहीं है, सन कभी ध्रुव पे जाता ही नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा कि कभी भी सन कर्क रेखा से ऊपर नहीं जाता और मकर रेखा से नीचे नहीं है, 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री नीचे यहाँ पे देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35।
उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उत्तरी गोलार्ध, अब देखिए ये भी उसी से रिलेटेड एनडीए में पूछा गया प्रश्न है। विश्व पे 21 मार्च को होता है, उत्तरी आयरन में 22 दिसंबर। अब देखिए उत्तरी की बात कर दिया और 22 दिसंबर को बात कर दिया, यानी ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। शरद ऋतु, शरद में यानी कि 23 सितंबर को विश्व पे होता है, जो कि ठीक है ना। दक्षिणी आयरन में 21 दिसंबर। अब देखिए ये सीधा सीधा उल्टा कर दिया है ना। जबकि दक्षिणी में 22 दिसंबर को होता है, उत्तरी में 21। ये दोनों गलत हो जाएंगे, ये दोनों गलत हो जाएंगे, यानी 1 और 3 जहां पे होगा वो सही होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? नक्षत्र मतलब यहाँ पे प्लेनेट वगैरह से रिलेटेड है। हाँ, तो केपलर ने ये बोला था। केपलर ने सिर्फ बोला था, बताया था, बहुत ज्यादा इस पे काम नहीं किया था। जब मैं हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी पढ़ाया है तो वहाँ पे ये सारी चीजें मैंने बहुत डिटेल में फाउंडेशन में बता रखा है। हालांकि क्रैश कोर्स में इतना डिटेल में नहीं गया हूँ, है ना, बट फाउंडेशन में मैंने बहुत अच्छे से इसको बता रखा है कि केपलर पर्सन है जो सब कहने वाला, ये पर्सन पहला पर्सन है जो ग्रह और जो नक्षत्र है आसपास, वो पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार जो है कि शेप में घूमते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? नेपच्यून का है, यूरेनस का है, शनि का है और शुक्र का। तो शुक्र का तो है ही नहीं, कोई उपग्रह ही नहीं है ना। ट्राइटन जो है कि शुक्र का कोई उपग्रह है ही नहीं। अब इस क्रम में आगे देखते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है? नेपच्यून का है। किसका है? नेपच्यून का है। नेपच्यून मतलब कि वरुण का है, वरुण का। आगे, उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का है, क्या है? तारा है। नहीं, तारा नहीं, तारों का समूह है। मैंने बताया ना कि बहुत सारे तारों के समूह को क्या कहते हैं? तारामंडल या नक्षत्र मंडल या नक्षत्र कहते हैं या राशियां कहते हैं। उसमें से जो है कि एक उर्सा मेजर और बिग बियर के बारे में, उर्सा माइनर के बारे में, साथ ही साथ मैंने आपको ओरियन के बारे में भी बताया था, जिसे हंटर जो है कि आपके तारामंडल, हंटर तारामंडल के नाम से, शिकारी तारामंडल के नाम से जानते हैं। तो ये है आपका बी, ऑप्शन नंबर बी, नक्षत्र मंडल। क्या है ये? नक्षत्र मंडल है, एक तरीके से तारों का समूह है। हमारे सौर मंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? सबसे कम किसका है? तो मैंने बताया था कि सबसे कम किसका है? शनि का है। इतना कम है कि उसे जो है कि पानी में अगर रख दिया जाए तो वो क्या होगा? तैरना शुरू कर देगा। अच्छा, इसमें शनि है ही नहीं। अच्छा, शनि नहीं है तो बुध होगा। बुध सबसे छोटा है तो इसका सबसे कम होगा। चलिए आगे, सूर्य के सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह क्या कहलाते हैं? अब सूर्य के निकटवर्ती 4 ग्रह, जैसे मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन करके, कि सूर्य को 2 भागों में बांटा गया है। जो उसके पास के 4 ग्रह हैं उसे आंतरिक ग्रह कहते हैं, और जो बाद के लास्ट वाले 4 ग्रह हैं उन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं। तो इस तरीके से पूछा गया है कि निकटवर्ती 4 ग्रहों को क्या कहते हैं? तो पार्थिव ग्रह कहते हैं, वामन ग्रह कहते हैं, विशालकाय ग्रह कहते हैं, गैसीय ग्रह नहीं कहते, क्योंकि सभी क्या है? ठोस है, ठोस है ना, ठोस है। विशालकाय नहीं है, विशालकाय तो बाह्य ग्रह है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। वामन ग्रह मतलब कि वामन मतलब छोटे ग्रह नहीं, छोटे ग्रह भी नहीं है। पार्थिव ग्रह है। पार्थिव का मतलब क्या होता है? जिसे टेरेस्ट्रियल प्लेनेट बोलते हैं, अंग्रेजी में इसे टेरेस्ट्रियल प्लेनेट बोलते हैं। इसका मतलब होता है पृथ्वी के समान ग्रह, पृथ्वी के समान ग्रह। पृथ्वी के समान ग्रह से मतलब क्या है? पृथ्वी सबसे ज्यादा घनत्व वाला और सबसे कठोर जो है कि ग्रह है हमारे सूर्यमंडल का, है ना, हाँ, सौरमंडल का।
और उसी के समान ठोस अवस्था में अन्य जो है कि 3 ग्रह हैं आपके, कौन कौन से? बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह। इसीलिए इनको कहते हैं पार्थिव ग्रह, यानी पृथ्वी के सदृश या पृथ्वी के समान ग्रह, ठोस अवसार वाले। बाकी बाह्य वाले देखेंगे तो सब गैसीय अवस्था में। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादल और पीले बादलों से बना हुआ है? सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादल और पीले बादलों से बना हुआ है। शुक्र ग्रह, नेपच्यून ग्रह, मंगल ग्रह, अरुण ग्रह। यह है आपका शुक्र ग्रह, सल्फ्यूरिक एसिड। अभी ये 2020 में देखा गया है, इससे पहले नहीं देखा। हाँ, उसी समय रेफरेंस से किया था। सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच, मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आएगा? जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बताया हूँ ना कि कई बार क्या होता है, ग्रहों के क्रम तो पूछे ही जाते हैं, 5वां 6ठे नंबर पे कौन सा है। कई बार 2 ग्रहों के बीच का लोकेशन अवस्थिति, जैसे स्टार्टिंग ही हमने देखा पृथ्वी की अवस्थिति कहाँ पे है, पहले ही हमने देखा, तो उसमें 2 ग्रह के बीच में पृथ्वी की अवस्थिति दे रखा है। यहीं पे पूछा जा रहा है कि मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह लोकेटेड है। तो मंगल के बाद आपका क्या है? एस्टेरॉयड बेल्ट है, क्षुद्र ग्रहों की पेटी है, और उसके बाद आपका बृहस्पति है, और बृहस्पति के बाद आपका शनि है। तो शनि और मंगल के बीच में कौन सा हो गया? बृहस्पति हो गया। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच में कौन सा ग्रह? बुध और पृथ्वी सबसे नजदीक कौन सा है? बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। बुध और पृथ्वी के बीच में शुक्र है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? घनत्व सर्वाधिक है, अभी मैंने जस्ट बताया पृथ्वी। पृथ्वी का घनत्व जो है कि सौरमंडल में सबसे ज्यादा है। कितना है? कितना है? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और ये किस सापेक्ष में है? तो पानी के सापेक्ष में, पानी के सापेक्ष में। तो जो हम घनत्व का मेजर करते हैं, मापन करते हैं ग्रहों का, वो किस सापेक्ष में करते हैं? पानी के सापेक्ष में करते हैं। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में इस चीज को रखना है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होता है? तो या जब विषुव का मतलब क्या होता है? बराबर, दोनों गोलार्धों में बराबर विषुव पे, यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर, 2 ऐसा डेट है। 21 मार्च और 23 सितंबर 2 ऐसा डेट है जिस डेट में सूर्य की किरणें जो है ना भूमध्य रेखा पे सीधी सीधी बिल्कुल सीधी, यानी कि आप कह सकते हैं कि पृथ्वी के सतह से सूर्य की किरणें 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। इस अवस्था में जो है कि दोनों ध्रुवों पे, दोनों गोलार्धों में, है ना, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि क्या होती है? बराबर होती है। आगे, अब सिलिका एपीहेलियन है, एपीहेलियन है ना। एपीहेलियन की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होती है? एपीहेलियन की अवस्था में ये होती है लगभग आपका 152 मिलियन किलोमीटर, 152 किलोमीटर। एपीहीलियन और पेरीहीलियन, अब ये कॉन्सेप्ट बड़ा है, यहाँ पे नहीं हो पाएगा। प्रति वर्ष के आसपास पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है। सबसे करीब होती है कब होती है भाई? सूरज के करीब सबसे अभी मैंने बताया 3 जनवरी। कब होती है? 3 जनवरी को। नेक्स्ट, निशा काश यानी कि रात्रि आकाश।
में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? खगोलीय पिंड, उल्का पिंड, तारामंडल, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह इस क्रम में देखते हैं तो ये हमें देखने को मिलता है खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड। निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह पेटी में स्थित है? अब ये थोड़ा सा ना बहुत डीप प्रश्न, अब डीप प्रश्न, इस तरह का जो है फैक्ट जल्दी सुनने को नहीं मिलता है, कोई बताता भी नहीं है, बट एसएससी वाले ये कहीं से उठा के अपना जान लगा देते हैं और जान लगा देते हैं, फिर बच्चे क्या होते हैं, भड़क जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों से घबराना नहीं है ना, क्योंकि ऐसे प्रश्न अगर हमको नहीं आ रहा तो किसी को नहीं। ये सिलेक्शन नहीं कराता है। सिलेक्शन कौन कराता है? जो परंपरागत प्रश्न। परंपरागत प्रश्न मतलब जो बार बार पूछे जाते हैं और 2-3 साल के अंतराल पे पूछे जाते हैं प्रश्न। सिलेक्शन वही प्रश्न जो है कराते हैं जो सडनली कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैक्ट पूछ लिया गया, वो नहीं सिलेक्शन कराता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये है आपका साइरस। कौन सा है? साइरस। हालांकि साइरस के बारे में मैंने फाउंडेशन में बताया है, बट ये फैक्ट मैनेज नहीं, ईमानदारी से। 50 पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? ये 2022 एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 6371, 4728, 5619 और 7456। ऑप्शन नंबर ए है 6371 किलोमीटर। पृथ्वी में से किस तारामंडल को शिकारी, अभी मैं इसके बारे में बता रहा था, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे तो वहां पे मैंने इस चीज को बताया है कि जहां पे मैंने आपको उर्सा मेजर वाला या बिग बियर वाला कॉन्सेप्ट बता रहा था, तो वहां पे 3 ही मैं आपको तारामंडल बताया हूँ। उनमें से एक ये मैंने आपको बताया है, शिकारी तारामंडल किसे कहते हैं? शिकारी भी कहा जाता है, शिकारी तारामंडल। रिया मेजर को, कैसियोपिया को, सप्तऋषि मंडल। सप्तऋषि मंडल वही है उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, दीर्घ सप्तऋषि मंडल और लघु सप्तऋषि मंडल। जो दीर्घ सप्तऋषि मंडल है उसको उर्सा मेजर या बिग बियर के नाम से जानते हैं, और आपका जो लघु सप्तऋषि मंडल है उसे लिटिल बियर के नाम से जानते हैं, है ना, या उर्सा माइनर के नाम से जानते हैं। और ओरियन मतलब होता है मृग तारामंडल, तो इसी को बोलते हैं क्या? शिकारी तारा। जो ओरियन है इसी को शिकारी तारामंडल भी बोला जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का भीतरी ग्रह नहीं है? अब इस तरह का प्रश्न देखिए, बुध आंतरिक ग्रह है, सूर्य आंतरिक ग्रह है, मंगल आंतरिक ग्रह है, सी यानी बृहस्पति